तो एफआर की इंपॉर्टेंट केस स्टडी है इंडिया 16 से रिलेटेड, एमएस लिमिटेड की डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल सब्सिडरीज, और इसके फाइनेंशियल वगैरह बनते हैं 31 मार्च को, सारी इन्फॉर्मेशन फालतू की दे रखी है। सीधा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बोला एमएस लिमिटेड अक्वायर्ड अ हैवी मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़ की, एंड बोला है नो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट्स। मतलब जब इन्होंने मशीनरी खरीदी तो इन्होंने कोई सिंगल कंपोनेंट अलग अलग नहीं खरीदे, इन्होंने पूरी मशीनरी एज अ होल खरीदी, और उसके लिए इसने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करी। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल दे रखी है इसने, और बोला है छठे साल के अंत में एक मेजर कॉम्पोनेंट क्या है, एक टरबाइन है जिसको इन्हें रिप्लेस करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा? क्योंकि उसकी फर्दर मेंटेनेंस अनइकोनॉमिकल है। मतलब हम चलाने को तो उसको 10 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ की कितनी है एस्टिमेटेड लाइफ, 10 ईयर्स की है। बट हम चला नहीं रहे जस्ट बिकॉज दैट, क्योंकि वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, इसलिए हम उसको रिप्लेस ही कर देंगे, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। ठीक है। इन्होंने आगे चल के क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर मैं टरबाइन आज खरीदने जाता हूँ तो 45 लाख की पड़ेगी, एंड डिस्काउंट रेट में पे 5% का पड़ा हुआ है। अब इससे रिलेटेड इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, फटाफट से उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ टरबाइन बतानी है ईयर 1 पे। यहाँ पे पहली चीज़ समझो, ईयर 1 का मतलब ये मत समझ लेना कि पहले साल के अंत में, नहीं, दिस इज ईयर 1, मतलब पहले दिन हमारी कॉस्ट ऑफ टरबाइन कितनी होगी। तो देखो फिलहाल क्वेश्चन में तो इसने हमें पूरे 1 करोड़ की वैल्यू दे रखी है कि पूरी मशीनरी की कीमत ही 1 करोड़ है। इसने कंपोनेंट वाइज तो हमें बताया नहीं है ब्रेकअप। तो हम उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें ये पता 6 साल बाद 45 लाख रुपीज़ हमें खर्च करने पड़ेंगे, एंड पीवी फैक्टर हमारे पास मिल जाएगा 5% के हिसाब से। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो 33,57,900 की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, 45 लैक्स की वैल्यू है। ठीक है, आज से 6 साल बाद मेरे को इंकर करनी पड़ेगी, और ये मेरा पीवी फैक्टर यहाँ पे मैं 5% का लगा दूंगा। तो ये रही कैलकुलेशन, एंड द आंसर इज 33,57,900 के आसपास। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, करंट कैरिंग अमाउंट बतानी है हमें टरबाइन की। करंट कैरिंग अमाउंट टरबाइन एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ठीक है, छठे साल के अंत में टरबाइन की कैरिंग अमाउंट तो सिंपल है, हमारे पास उसकी आज की वैल्यू 33,57,500 मिल रखी है, सॉरी 900। उसको सिंपली मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 से डिवाइड करना है ना कि 6 से। ध्यान रहे बात, क्योंकि पूरी जो मशीनरी थी उसकी ही लाइफ 10 साल की थी, एंड 6 साल नहीं थी लाइफ। ठीक है, कहीं आप ऐसा मत समझो कि टरबाइन की 6 साल की लाइफ थी क्योंकि छठे साल पे हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरी की पूरी मशीन की लाइफ उसने हमें स्टार्टिंग में बोल दी थी कि 10 साल है, इसलिए 10 से इसको हमने डिवाइड किया, तो इतना डेप्रिसिएशन पर ईयर निकल के आ गया। ठीक है, अब 6 साल का डेप्रिसिएशन इतना हो गया, एंड इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पे कैरिंग वैल्यू निकल के आ जाएगी छठे साल के अंत में, एंड हमें पता चल गया कि वो है 13,43,160 की। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू टरबाइन। तो देखो इधर देखो फटाफट से, हमारी एक तरह से इसने रिवाइज कैरिंग अमाउंट पूछी है। तो देखो सबसे पहले रिमाइंडर पार्ट देखो, जब हमारे पास 1 करोड़ की एक मशीन आई थी तो हमने क्या कहा था कि ये 10 साल चलेगी। अब 6 साल लैप्स हो चुके हैं, हम छठे साल के अंत में खड़े हैं, तो उस पर डेप्रिसिएशन निकला होगा 10 साल की लाइफ मान के, कितनी वैल्यू बची होगी, 40 लाख की। ठीक है, अब हमने एक नई टरबाइन और खरीद ली, एंड पुरानी वाली हमने क्या करा होगा, उसको रिप्लेस कर दिया। उस रिप्लेस्ड वाली टरबाइन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 13,43,160। तो उसको अगर मैं इस 40 में से हटा दूं, प्लस नई वाली वैल्यू में ऐड कर लूँ, तो मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो ये रही 71,56,840, तो यही मेरे ऑप्शन में भी आ रही है, एंड ये मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जो बचा हुआ था। यहाँ पर इन्होंने हमें इनकम टैक्स रेट दे रखा है 20%। ठीक है, पॉइंट में बोला है कि एम एस ने 40% शेयर होल्डिंग खरीदी है एल लिमिटेड की, एंड ये शेयर होल्डिंग इसने 45 करोड़ की परचेज करी है। ठीक है, इसने इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दे दिया है, ऑब्वियसली कंट्रोल तो दिया नहीं है। वो सारी बातें इन्होंने लिखी हुई है, और इक्विटी मेथड ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बोला इक्विटी मेथड कैरिंग वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है लिमिटेड में, वो 70 करोड़ की है 31 मार्च 2000 एंड X5 को, एंड यही वैल्यू 75 करोड़ की हो जाएगी 31 मार्च 2000 X6 को। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज अंडर द इक्विटी मेथड टैक्स होता है इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये तो हमें पता है कि डीटीएल हम तभी बनाते हैं जब हमें ये पता होता है कि आने वाले टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैंने उसका कंट्रोल ले लिया होता एल लिमिटेड का, तो मेरे को पता होता कि डिविडेंड कब बटेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरे पास है एंड मैं उसको कंट्रोल करूंगा, डिविडेंड डिसीजन को मैं ही इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, तो मैं डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बट इस केस में क्योंकि हमारे पास बस इन्फ्लुएंस है, ठीक है,
हम कंट्रोल नहीं कर रहे कंपनी को, तो डिविडेंड कभी भी बढ़ सकता है एंड इवन हम कभी भी उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो टैक्स आ जाएगा, इसलिए हम डिटेल बनाकर रख लेते हैं, ये लॉजिक है। अब सेकेंड पैरा में भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएशन मॉडल पे मेजर करते हैं और बिल्डिंग हर साल रीवैल्यू होती है। 31 मार्च 2000 को इन्होंने कैरिंग वैल्यू दे रखी है बिल्डिंग की आफ्टर रीवैल्यूएशन 40 करोड़ की, एंड इसका टैक्स बेस दे रखा है 22 करोड़ का। ये भी कब का होगा? 31 मार्च 2000 का होगा। अब बोला है साल के दौरान 31 मार्च 2006 के दौरान इन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है पीएनएल में, मतलब अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन, वो 2 करोड़ का था, और जो टैक्स पर्पज से इन्होंने चार्ज करा है वो था 1.25 करोड़ का। ठीक है, 31 मार्च 2006 को इसकी रीवैल्यूएशन हुई बिल्डिंग की फिर से, और ये रीवैल्यूड हो गई 45 करोड़ की। ठीक है, इन द टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। अब क्वेश्चंस क्या पूछे, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इनका सबसे पहला है कि टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बता दो कब? 31 मार्च 2006 को। तो हम सिंपली टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस निकालेंगे और उसको सीधा टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सीधा क्या करेंगे, टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेसिस निकालेंगे बिल्डिंग का और उस इन्वेस्टमेंट का, और उनको 20% से मल्टीप्लाई करके डीटीएल या डीटीए जो भी बनेगा हम निकाल देंगे। तो हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को डील करा है जो हमने एल लिमिटेड में खरीदे थे। तो कितने के खरीदे थे? हमने खरीदे थे 45 करोड़ की, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अभी 31 मार्च 2026 या X6 को 75 करोड़ की इनकी वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया बुक वैल्यू में और टैक्स बेस में, सॉरी टैक्स बेस में और कैरिंग अमाउंट में? 30 करोड़ का आ गया। अब इस 30 करोड़ पे मैं 20% का टैक्स रेट लगा दूंगा, तो 6% का डीटीएल इस पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिस बिल्डिंग की। तो ऑफिस बिल्डिंग इन्होंने कैरिंग अमाउंट हमें बताया था 31 मार्च 2006 को 45 करोड़ का, एंड टैक्स बेस कितना होगा? टैक्स बेस उन्होंने 22 करोड़ का बताया था। टैक्स बेस यानी कि इनिशियली कितने की खरीदी गई होगी, तो 22 करोड़ थी। अब इन्होंने बोला था डेप्रिसिएशन साल के दौरान चार्ज हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट ने चार्ज करा है 1.25 करोड़, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को टैक्स बेस मिल जाएगा क्लोजिंग वाला। ठीक है, 20.75 करोड़ का। एंड 2 करोड़ जो था, सॉरी 45 करोड़ जो था मेरा, वो तो अल्टीमेटली रीवैल्यूड अमाउंट था, तो इसको मैं इससे कंपेयर कर दूंगा, और जो डिफरेंशियल आएगा 24.25 करोड़, इस पर मैं अगेन डीटीएल बना दूंगा, क्योंकि मेरा जो टैक्स बेस है वो कम है कंपेरेटिवली जो कैरिंग अमाउंट है यानी कि अकाउंटिंग बेस। तो दोनों का डीटीएल आ गया, 4.85 करोड़ इसका आ गया और 6 करोड़ इसका आ गया, दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो 10.85 करोड़ मेरा टोटल डीटी आ जाएगा, जो कि बनेगा 31 मार्च 2006 को। ये वो बैलेंस है जितना डिटेल मेरा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा इसी साल पीएनएल में चार्ज हो। गेटिंग माई पॉइंट? हमारा आंसर क्या हो गया? 10.85 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है द चार्जेस टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि ओसीआई में कितना चार्ज होगा डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। तो अल्टीमेटली अभी कह रहा है कि चेंज कितना आया है 25 और 26 के बीच में। तो देखो ये निकालने के लिए कि ओसीआई में कितना चार्ज हुआ, अल्टीमेटली हमें ये पता है कि 31 मार्च 2005 को कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी? वो थी 40 करोड़ की, और टैक्स बेस था 22 करोड़ का। ठीक है, डिफरेंस था 18 करोड़ का, और इस पर हमने उस डेट तक डिटेल बना लिया होगा 3.6 करोड़ का। ठीक है, एक बात बताओ, पहले तो जो ओसीआई की बात होती है ना, वो तभी होती है जब रीवैल्यूएशन मॉडल लग रहा हो, और रीवैल्यूएशन मॉडल कहाँ पे लग रहा था? ऑफिस बिल्डिंग के केस में, इसलिए हम यहाँ पर वो शेयर वाली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करने वाले, पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखना। अब हमने ओपनिंग डिटेल निकाल लिया 3.6 करोड़ का। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास दे रखा है 2 करोड़ का, और एज पर आईटी डिपार्टमेंट 1.25 करोड़ का। तो हम इनको माइनस करके एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेंगे, अकाउंटिंग वाली भी। अकाउंटिंग वाली कैसे आ जाएगी? 40 माइनस 2 करके 38 करोड़ की, एंड टैक्स बेस आ जाएगी 20.75 करोड़ की। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 17.25 करोड़ का। अब इस पर निकल जाएगा 20% का डिटेल, ये मेरा क्लोजिंग डिटेल है, ध्यान रहे ये क्लोजिंग डिटेल है। अब ध्यान से देखो तो डिटेल मेरा 3.6 से 3.45 हो गया, यानी कि 0.15 करोड़ से गिर गया है। तो अब इस जो डिक्रीज आया है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा एक तरीके से, और ये जो रिवर्सल होगा ये पीएनएल के थ्रू होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब क्रिएट हुआ होगा तो भी पीएनएल डेबिट हुआ होगा, अब रिवर्स करना है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। अब करते हैं बात रीवैल्यूएशन की। तो अब वो कह रहा है कि अल्टीमेटली हमारी बिल्डिंग हो गई थी रीवैल्यूड। रीवैल्यूड कितने पे हुई थी? 45 करोड़ पे, और उस टाइम पे हमारा डिटेल अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही निकाला है, तब आ रहा था 4.85 करोड़ का, एंड आफ्टर रिवर्सल हमारा डिटेल कितना है? 3.45 करोड़। तो इनके बीच में कितना गैप आ गया? इनके बीच में इतने का इंक्रीज आ गया। एंड ये इंक्रीज क्यों आया है? ड्यू टू रीवैल्यूएशन। एंड रीवैल्यूएशन जब आता है तो उसको हम लेके जाते हैं ओसीआई में, उसके एक तरह से प्रॉफिट को
अब जो चार्ज आया है उसके अगेंस्ट, खर्चा आया है, उसको भी तो मैं उसी में लेके जाऊंगा, ओसीआई में ही। इसलिए ये 1.4 करोड़ भी मेरा ओसीआई में ही चार्ज हो जाएगा। सूटेबल ऑप्शन अपना ए हो जाएगा।